तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना टीकाकारी के मामले से ये जुड़ी खबर है। आपको बता दें, रवा महा टीकाकारी के मरकज हर दिन खुले रहेंगे। सरकारी छुट्टी के दिन भी टीकाकारी के मरकज खुले रहेंगे। निजी और सरकारी मरकज पर हर दिन टीके लगाए जाएंगे। मरकज ने तमाम रियासतों को खत लिखकर ये बात कही है। मरकज ने इंतजामात करने की तमाम रियासतों को हिदायत दी है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुल्क में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में लगातार टीकाकारी मुहिम जारी है। आज थर्ड फेज भी कोरोना का शुरू हो गया है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। और अब जो हुकूमत की तरफ से फैसला लिया गया है वो कि रवा माह में जो टीकाकारी के मरकज हैं वो हर दिन खुले रहेंगे, यानी किसी भी छुट्टी के दिन या फिर संडे के दिन भी आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। निजी और सरकारी मराकज पर हर दिन कोरोना का टीका लिया जा सकता है। इस बात की जानकारी सभी रियासतों को भेजी गई है। खत लिखकर मरकज ने सभी रियासतों से इस हवाले से इंतजामात करने की हिदायत दी है। इसके अलावा बात करेंगे, आज से 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने भी गाजियाबाद में कोरोना का टीका लगवाया। तहसीन मुनव्वर ने वैक्सीनेशन का अपना तजुर्बा यहां शेयर किया है। हुकूमत ने 45 साल से ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू कर दिया है और उसमें आज मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया है। बहुत ही आसान तरीका है। आप आरोग्य सेतु पर जाकर या कोविन साइट पर जाकर इसको रजिस्टर करवा सकते हैं और जो भी आपके लिए अवेलेबल तारीख है उस तारीख में जाकर इसको कर सकते हैं। और इसके साथ जो है बहुत आसानी के साथ आप अपना जो भी आईडी प्रूफ है वो लेकर जाइए। बहुत सहूलत के साथ इंतजामात हैं। 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो भी लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराएं। ये पहली डोज अगर आप आज ले लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं कुछ दिनों में बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब दूसरी डोज का नंबर आए तो आप डोज ले लीजिए। सभी से अपील की गई है, जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी अपील कर रहे हैं, दीगर सियासी रहनुमा भी अपील कर रहे हैं, सभी अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आज से जो पहली तारीख से 1 अप्रैल से जो वैक्सीनेशन की पहली डोज शुरू हुई है वो आप लगा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन जारी है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जो है वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप वैक्सीन से जो है बचाव के जो है अब ये जो कोरोना है कोविड-19 जो है इससे बचाव के आप काम कर सकें। और आप सबसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू सबसे दरख्वास्त कर रहा है, आप जो है ज़रूर वैक्सीनेशन करवाइए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तहसीन मुनव्वर, गाजियाबाद। तो वैक्सीनेशन का अमल जारी है और न्यूज 18 उर्दू के एडिटर ने खास अपील की है कि सभी लोग टीकाकारी मुहिम में शामिल हों और टीका लगवाएं और कोरोना से खुद को महफूज रखें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मगरबी बंगाल और असम इलेक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं मगरबी बंगाल के इलेक्शन की सूरत हाल की। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। जैसे कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और अब 30 असेंबली सीटों पर 1 बजे तक मगरबी बंगाल में 58% से ज्यादा पोलिंग हुई है। हालांकि 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले की खबर है। हालांकि इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का इल्जाम लगाया है और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा इल्जाम लगाया है। नंदीग्राम में सीआरपीएफ वोटरों को रोक रही है। ममता बनर्जी का इल्जाम है ये। न्यूज 18 से खास बातचीत में ममता बनर्जी ने ये इल्जाम लगाया है। तो लगातार इल्जाम का दौर जारी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। और अब जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में पोलिंग स्टेशंस का दौरा करने निकली हैं तो वहां पर ममता बनर्जी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने सीआरपीएफ पर यानी कि सिक्योरिटी एहलकारों पर इल्जाम लगाया है कि वो वोटरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है।
तो लगातार हम आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। हाल ही अपडेट में हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में पोलिंग स्टेशन का जायजा ले रही हैं। जो भी वहां पर गतिविधियां हो रही हैं वो उनको देख रही हैं और ऐसे में उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने नंदीग्राम में सीआरपीएफ यानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर वोटरों को रोकने का इल्जाम लगाया है। बेहद बड़ा ये इल्जाम हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस एहलकार हैं, तमाम तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि शफाफ तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराया जाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर ही इल्जाम लगा दिया है कि वो वोटरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज का, जो इस वक्त इलेक्शन की नगरी बंगाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, ममता बनर्जी नंदीग्राम का दौरा करने निकली हैं, हालात का जायजा लेने निकली हैं और ऐसे में बड़ा इल्जाम उन्होंने सीआरपीएफ पर लगा दिया है कि वोटरों को रोकने की कोशिश कर रही है सीआरपीएफ। बिल्कुल देखें कि आज ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही मौजूद थी। हालांकि वो काफी देर से वो अपने घर से, जिस मकान में वो रह रही थी, उस मकान से वो काफी देर से निकली है। और जिस तरह से जब वो निकली तो उन्होंने बहुत सारे पोलिंग बूथों का जायजा लिया, कई लोगों से मुलाकात और साथ ही साथ जब मीडिया के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा कि डोंट डिस्टर्ब नाउ, माने उन्हें अभी नहीं किया जाए, ऐसी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें उनके लीडर ने उनसे कहा है कि सीआरपीएफ के जवान भी पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों को डरा धमका रहे हैं और एक खास पार्टी के लिए जो है वो लोगों को वोट डालने के लिए दौड़ डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है अपने आप में ममता बनर्जी की तरफ से। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने कई ऐसे बूथों पर बूथ कैप्चरिंग का भी इल्जाम लगाया है और इसकी पूरी एक जो निशानदेही की है, नंबर्स बताए हैं और उसके बाद एक लेटर इलेक्शन कमीशन को भेजा है। तो तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि अभी दोपहर का वक्त है और अभी जो है इतने पहले इस तरह से इल्जाम जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को गया है कि बूथ कैप्चर किया जा रहा है और जो जवान, जो सिक्योरिटी एहलकार जो इलेक्शन कमीशन की तरफ की जानिब से जो तैनात किए गए हैं वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा इल्जाम खुद ममता बनर्जी ने अपनी ओर से लगाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अब देखते हैं कि इस ताल्लुक से जब ममता बनर्जी जो लेटर भेजेंगी इलेक्शन कमीशन को, हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक लेटर भेजा गया है बूथ कैप्चरिंग के ताल्लुक से। अब सीआरपीएफ के ताल्लुक से तृणमूल कांग्रेस क्या कुछ लेटर भेजती है इलेक्शन कमीशन को, ये देखना खास होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारी अभी बातचीत हुई थी शुभेंदु अधिकारी से भी और उन्होंने कई ऐसे टीएमसी लीडरान है, खासकर अमीरुल का उन्होंने नाम लिया, सुफियान का उन्होंने नाम लिया कि ये लीडर जो है, ये लीडरान जो है वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं और टीएमसी के बूथ एजेंट है और जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें डरा धमका रहे हैं। और खासकर शुभेंदु अधिकारी ने जो अभी हमारे साथ बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि अमीरुल को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा एक मुतालबा जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। तो नंदीग्राम में इलेक्शन है और नंदीग्राम पर लोगों की निगाहें हैं, पूरे मुल्क की निगाहें हैं। ये हेवी वेट जो है वो लीडरान दोनों आमने सामने हैं। ममता बनर्जी, वजीर-आला ममता बनर्जी खुद यहाँ से उम्मीदवार है और उनके मुकाबले में उन्हीं के ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी को एक बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जिन्होंने एक खास बात कही है वो ये है कि वो उनकी पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत है, इसलिए वो पुरुमीद है, पुरएतमाद है। शबाना, अभी सिर्फ दूसरा मरहला है। पहले फेजेस में भी हमने देखा था कि कुछ इस तरीके के वाकयात हुए थे, अब दूसरे मरहले में भी कई तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, तो वो किस तरीके से इस मामले को देखेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सही बात है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। 8 फेजेस में ये इलेक्शन हो रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि 8 मरहलों में बंगाल में इलेक्शन होंगे, उस वक्त भी तृणमूल कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया था। और अब जब इस इलेक्शन के दौरान अगर इस तरह के वाकयात और इस तरह के शिकायत अगर इलेक्शन कमीशन को जाते हैं तो इसका भी जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन अब इस ताल्लुक से क्या कुछ कहेगी,
शाम के वक्त वो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और दूसरे मरहले के तहत क्या कुछ हुआ और क्या कुछ शिकायतें मिली और किस तरह का वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल, वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इन शिकायतों के बाद अब जब एक लेटर दिया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, साथ ही साथ लेफ्ट ने भी इसी तरह के कुछ इल्जाम लगाए हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन इस ताल्लुक से क्या कुछ इकदामात करेगी, ये भी देखने की बात होगी कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ खास इकदामात के लिए क्या कुछ खास ऐलान करती है। जी शबाना, ये भी बताइएगा कि जैसे जिस तरीके से हमने देखा था कुछ बूथ्स पर ईवीएम मालफंक्शन की वजह से वोटरों में भी नाराजगी दिखी थी, वो भी घर लौट गए थे, और अगर पिछली बार की बात करें 2016 में 87% इन 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो क्या लगता है कि अब जो 5 घंटे का वक्त और बाकी बचा है, क्या उस वोटिंग परसेंटेज तक पहुंच पाएगा या उस आंकड़े को पार कर पाएगा ये मरहला? बिल्कुल, जैसे सुबह के वक्त जिस तरह से भीड़ देखी गई थी पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की, उससे ये अंदाजा लग रहा था कि इस बार भी जिस तरह से पहले मरहले में 80 से 84% वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी इस सेकेंड फेज में भी इलेक्शन वोटर जो है वो काफी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सुबह के वक्त से ही काफी भीड़ देखी गई थी। लेकिन अभी थोड़ी भीड़ में कमी देखी जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वेदर ऑफिस ने भी अलर्ट किया है लोगों को, और खासकर जो मिदनापुर का पूर्वी और मशरकी मिदनापुर का जो इलाका है, यहाँ पे लोगों को अलर्ट किया है कि वो मौसम में बहुत गर्मी की शिद्दत है, इसलिए लोग अपना बचाव करें। तो हो सकता है कि इस वजह से अभी जो है वो उस तरह की भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन जैसे ही गर्मी की शिद्दत कम होगी, उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह से जो सुबह के वक्त जिस तरह की तस्वीरें थी, लोग जो है वो वोट करेंगे। क्योंकि ऐसे भी हमने कई ऐसे पोलिंग बूथों में देखा है जहाँ ईवीएम मशीन खराब थी और देर से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन लोग जो है वो नाराज भी हुए, लेकिन उसके बावजूद वो वापस लौटे और उन्होंने वोट डाला है। कई ऐसे लोग थे जो माजूर थे, जो चल नहीं पा रहे थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हालांकि कहा गया था कि उनके लिए कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, लेकिन आज इसकी भी कमी देखी गई कि जो लोग माजूर हैं उन्हें लाने के लिए, हालांकि एक रिक्शा वैन के जरिए वो आ रहे थे, लेकिन जिस तरह की व्हील चेयर की जरूरत थी वो नहीं देखी गई, तो वो लोग भी वोटिंग के लिए आए हैं। और उनका भी कहना है कि इस बार जो है वो इलेक्शन काफी खास है और वो अपने इलाके की, अपने रियासत की तरक्की के लिए यहाँ आए हैं कि वो वोट डालें, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। तो ये काफी अहम है कि वोटरों में अपने आप खुद जो है वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और खासकर जो देखा जाता है इलेक्शन के मौके पर कि सियासी पार्टियां बहुत सारे वादे करती हैं, लेकिन जब सियासी लीडरान, जब उम्मीदवार लोगों के पास जाते हैं तो उनको नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। और कई ऐसे इलाकों में लोग वोट बाइकाट का ऐलान करते हैं, कई ऐसे इलाकों में लोग ये भी कहते हैं कि उनके मनपसंद का उम्मीदवार नहीं है, वो बदल दिया जाए, और अगर वो नहीं बदला जाता तो वो वोट बाइकाट की कॉल देते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि जो सियासी लीडरान है वो जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन में इस दफा ये वादों की बजाय कहीं ना कहीं एक दूसरे पर पार्टी की इल्जाम तराशियों के बयानात ज्यादा सामने आए? बिल्कुल, देखें कि आज इस बार जिस तरह से आज का इलेक्शन काफी खास है, नंदीग्राम का इलेक्शन है, लेकिन अगर बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, 8 मरहलों में इलेक्शन होंगे और जिस तरह से इलेक्शन प्रचार किया जा रहा है, इस बार मुद्दों की सियासत नहीं हो रही है बल्कि ताकत की सियासत हो रही है कि कौन पार्टी कितनी मजबूत है और कौन कितनी ताकत का मुजाहरा कर सकता है। हर पार्टी की तरफ से आप देखें कि भीड़ कितनी जमा हो, किसकी इंतखाबी जलसे में कितनी ज्यादा भीड़ हुई, ये फोकस था। और उसके साथ साथ जिस तरह उन सब के बीच, इन सब सरगर्मियों के बीच, यानी ताकत के मुजाहरे में कहीं ना कहीं लीडरान जो मकामी मुद्दे हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के वादे हैं, जो 5 साल पहले किए गए थे, वो पीछे रह गया और ताकत का मुजाहरा ज्यादा किया गया। हर पार्टी बंगाल के असेंबली इलेक्शन में ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इतने ताकतवर हैं और इस ताकत के बदौलत जो है वो हम बंगाल का इक़्तिदार हासिल करेंगे। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल के इक़्तिदार पर कब्जा होना चाहती हैं और जिस तरह से उन्होंने नारा लगाया है कि बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को ही चाहते हैं, ये सही है कि वो बंगाल की लेडी है, वो बंगाल से ताल्लुक रखती हैं, बंगाल से उनका गहरा लगाव है, बंगाल के लोग भी उनके साथ, उनके ऊपर मोहब्बत का निछावर करते हैं। लेकिन जो मकामी मुद्दे थे कि हमने ये काम किए हैं, हमने बंगाल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है
हमने जी। इन इलाकों में ये तरक्की दी है। इस तरह के जो एक नारे और इस तरह के जो रोड मैप जो तैयार किया जाता है और उसका जो प्रचार होता है वो नहीं जी। नजर आया। लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई, लोगों के सामने ताकत का मुजाहरा किया गया। जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी ने तमाम ऑल बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को लेटर लिखा है कि वो जी। उनका साथ दे, तो मुद्दा वही है कि आप किन मुद्दों पर वोट मांग रही हैं। क्या एक पार्टी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि आप बेबस महसूस कर रही हैं, और जी। क्या जो सामने वाली पार्टी है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो ममता बनर्जी के नाकामियों को, अगर उसको लगता है, उस पार्टी को, खासकर बीजेपी को अगर लगता है कि ममता बनर्जी को इस बार लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो किन मुद्दों पर नहीं पसंद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ममता बनर्जी नाकाम हुई, वो एजेंडा जो है, वो रोड मैप जो है, वो आपने कहाँ रखा है। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत ताकतवर हैं और हमने यहाँ यहाँ ये विकास किए हैं, अब हम अगर बंगाल के इक्तदार पर आएंगे तो हम एक सोनार शबाना, बांग्ला जैसे कि बनाएंगे। आपने कहा कि ताकत का मुजाहरा पार्टी ज्यादा कर रही है, लेकिन अगर 2016 से कंपेयर करें तो बीजेपी के तमाम जो लीडर थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी और इन 30 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट बीजेपी को मिली थी। तो क्या लगता है कि इस बार की सियासत है वो बदलेगी या नहीं? क्योंकि हम अगर अदर स्टेट से कंपैरिजन करें तो बीजेपी ने काफी अच्छा मुजाहरा किया है, तो क्या ऐसा मगरबी बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सही है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी को बहुत ज्यादा मजबूत होने का मौका नहीं मिला था, और जिस तरह से बीजेपी ने एक लंबी जद्दोजहद करी और उसके बावजूद जिस तरह से सियासत में लेफ्ट का जोर था, कांग्रेस का जोर था, और उसके बाद ममता बनर्जी ने परिवर्तन के नारे के साथ बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे आंदोलन के साथ वो जिस तरह से बंगाल की सियासत पर हावी हुई थी, इन सबों के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाई थी। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से लेफ्ट को लगा कि वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से बहुत सारे लीडरान बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह से कामयाबी मिली, उस कामयाबी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के हौसले बढ़ाए हैं, और उस हौसले में कह सकते हैं कि चार चांद लगाया है उन लीडरान ने जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो तृणमूल के वो लीडरान जिनके साथ ममता बनर्जी ने तहरीक चलाई थी, जिनके साथ ममता बनर्जी ने लेफ्ट इख्तियार का खात्मा किया था, जिनके साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत पर अपना कब्जा जमाया था, अगर वो लीडरान जो ममता बनर्जी के साथ साथ खुद को भी मजबूत कर रहे थे, बंगाल में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी एक मजबूत चेहरा है, लेकिन उनके साथ जो उनकी टीम थी, जिनके साथ वो उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो भी एक मजबूत चेहरा है। तो बीजेपी को इन चेहरों का जब साथ मिला, इन लीडरान का जब साथ मिला, तो बीजेपी के हौसले बुलंद हुए हैं, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर तृणमूल के ये लीडरान अगर उनके खेमे में वापस आए हैं, उनकी पार्टी का परचम थामा है, तो उनकी पार्टी भी तृणमूल के पैरेलल है, और इस पैरेलल की लड़ाई में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि ममता बनर्जी के नाम पर लोग आएंगे, और ममता बनर्जी के जो साथी जो ममता बनर्जी के साथ रहे थे, ममता बनर्जी के साथ साथ अपना कद ऊंचा किया था, उन लीडरान को लगता है कि वो बीजेपी में अगर शामिल हुए हैं तो उनके चेहरों के बदौलत, जो तृणमूल कांग्रेस में रहकर उन्होंने जो अपना सियासी कद मजबूत किया था, उसकी बदौलत बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। तो शबाना, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप नंदीग्राम में ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो कोरोना जैसे कि एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो कोरोना के हवाले से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? कोरोना को मद्देनजर रखते हुए वहां की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वोटिंग चल रही है? देखें साहबा कि जब कोरोना का एक आतंक जो है वो अभी भी है, और जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वो तशवीशनाक है, लेकिन जब सियासत हावी होती है किसी भी चीज के लिए तो वो तमाम चीजों को पीछे धकेल देती है। और बंगाल में क्योंकि इक्तदार की लड़ाई है, और तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस सबों के लिए जीत का जो है वो सपना है सामने, तो ऐसे में कोरोना की जो एहतियात जिस तरह से सियासी पार्टियों को बेदारी मुहिम चलानी चाहिए थी, वो नजर नहीं आया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ इकदाम किए गए हैं, पोलिंग बूथों के बाहर जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं जो मास्क पहनकर नहीं आए हैं, हैंड ग्लव बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह के इकदाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की भीड़ जमा हुई है, जो लोगों की लंबी कतारें हैं, उसका जो डिस्टेंस रखना चाहिए था वो नहीं है, और इसके ताल्लुक से कोई
किसी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया और ना ही सियासी जमातों की तरफ से किया गया। तो इलेक्शन के बाद हालात क्या होंगे वो तो बाद में मालूम होगा, लेकिन जिस तरह के एहतियाती इक़दामात होने चाहिए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए वोटिंग की जा रही है और मगरबी बंगाल में अभी तक 58% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है और अब देखना यह है कि 6 बजे तक और कितने फीसद ये पोलिंग जाती है। शबाना एजाज, तफसील से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉप? कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। तो इस वक्त की अहम खबर आ रही है, आपको बता दें डीएमके के लीडर ए राजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर डीएमके लीडर ए राजा पर रोक लगा दी गई है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के मामले में ये रोक लगाई गई है। तो जिन रियासतों में इलेक्शन होने हैं उसमें तमिलनाडु भी शामिल है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीलगिरी से डीएमके पार्टी के लीडर पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर लीडर ए राजा पर रोक लगा दी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के मामले में ये रोक लगाई गई है, यानी अब जो इंतखाबी मुहिम में जो भी तशहीरी मुहिम होगी उसमें डीएमके के लीडर ए राजा हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के मामले में उन पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है कार्रवाई करते हुए। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको इलेक्शन के हवाले से ही बता रहे हैं, जहां पर डीएमके के लीडर
ए राजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हुई है, जिसमें इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के हवाले ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आसाम में दूसरे मरहले की वोटिंग कदरे सुस्त रफ्तारी से जारी है। 1 बजे तक 48% से ज्यादा पोलिंग हुई है। कई मुकामात से ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली है। रियासत में दूसरे मरहले के तहत 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मैदान में 345 उम्मीदवार हैं, उनमें कई वुजरा भी शामिल हैं। रियासत की सियासत के कई दिग्गजों ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने होजोई में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने इत्तेहाद की जीत का दावा किया है। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा। अजमल ने कहा कि अमित शाह बांग्लादेशी दरअंदाजों को वापस भेजने के दावे करते हैं। उन्होंने अमित शाह से दरियाफ्त किया है कि अब तक कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी इंतखाबी जंग के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हॉस्पिटल